उसकी यह हालत देखकर मिस्टर मित्तल अंदर ही अंदर परेशान हो रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे संभाले। धीरे धीरे उन्होंने उसे प्रोजेक्ट्स देना बंद कर दिया। अब उसके पास सिर्फ पुराने प्रोजेक्ट्स बचे थे। इधर देवकी जी और अजय तो यही चाहते थे। उन्होंने आरव के कान भरने शुरू कर दिए। आज एक मीटिंग थी। सब कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे थे। एक नए और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर डिस्कशन चल रहा था। इस प्रोजेक्ट से कंपनी को बड़ा फायदा होने की उम्मीद थी। सारी बातें क्लियर होने के बाद ये प्रोजेक्ट रेहान को सौंपने की बात चलने लगी। वैसे भी वो प्रोजेक्ट उन्हें ईशा के साथ मिलकर पूरा करना था और ईशा रेहान की दोस्त थी, तो सबको लगा कि इससे दोनों के काम में हेल्प हो जाएगी। तभी अजय ने कहा, आप सब रेहान भाई को ये सारे प्रोजेक्ट्स क्यों थमा देते हैं? वैसे भी उन पर काफी जिम्मेदारियां हैं। पुराने प्रोजेक्ट्स के साथ साथ वो होटल का काम भी देखते हैं। मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट किसी और को मिलना चाहिए। देवकी जी ने भी उसकी बात का समर्थन किया और आरव को इनडायरेक्टली उकसाया। सही बात है। अब रेहान और आरव दोनों एक ही उम्र के हैं। दोनों ने एक ही साथ काम करना शुरू किया, लेकिन हर चीज में बस रेहान को ही आगे कर दिया जाता है और आरव को तो कभी कोई मौका भी नहीं मिलता। आखिर उसे भी तो मौका मिलना चाहिए खुद को साबित करने का। मिस्टर मित्तल, भाभी जी आपकी बात सही है, लेकिन आप तो जानती हैं कि ईशा रेहान की अच्छी दोस्त है और हमें ये प्रोजेक्ट भी रेहान की मेहनत की वजह से मिला है। देवकी जी, दोस्त तो आरव के भी ढेर सारे होंगे, लेकिन कभी उनके साथ कोई डील नहीं की आपने। और जहां तक बात मेहनत की है, तो आपने तो कभी आरव को मौका दिया ही नहीं, तो फिर आप उस पर इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? मिस्टर मित्तल, देखिए, मैं किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। आरव, अच्छा, तो अभी आप क्या कर रहे हैं? बिना मौका दिए आप ये कैसे कह सकते हैं कि मुझसे काम नहीं हो पाएगा? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं निकम्मा हूँ, कामचोर हूँ? रेहान ने जब बात को बिगड़ते देखा तो उसने बात खत्म करने के लिए कहा, आरव मेरे भाई, दिल पर मत ले यार। वैसे भी मेरा तो नाम एक प्रपोजल था, फाइनल कुछ नहीं हुआ है। तुझे करना है तो कर, इसमें इतनी क्या बड़ी बात हो गई? आरव, आपके लिए छोटी बात होगी मिस्टर शर्मा, मेरे लिए नहीं है। वो क्या है ना, मुझे आपकी तरह बड़ा बनने का शौक नहीं है। तुझे क्या लगता है, तुझे ऐसे यूं इस प्रोजेक्ट को ठोकर मारकर तू बहुत महान बन जाएगा और मैं तेरी दी हुई खैरात के लिए तेरी आरती उतारूंगा? नहीं मिस्टर शर्मा, नहीं। अब तो मैं खुद अपनी मेहनत से नया प्रोजेक्ट लेकर आऊंगा। ये वादा है मेरा तुझसे। ये कहकर आरव वहां से चला गया। सब उसे आश्चर्य से देख रहे होते हैं। मिस्टर मित्तल अपना सिर झुका लेते हैं। उस वक्त उनके चेहरे पर उदासी और शर्म थी। ऐसे में आरजू और रेहान उन्हें संभालने की कोशिश करते हैं। रेहान, आप चिंता मत कीजिए अंकल, मैं उससे बात करूंगा, मैं समझाऊंगा उसे, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे बोलकर रेहान भी वहां से चला जाता है। मिस्टर मित्तल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें ऐसे परेशान देखकर सब उदास हो जाते हैं, लेकिन कोई था जो बहुत खुश था। नहीं समझे? अरे वही देवकी जी और अजय। आरव के बदलते हुए बिहेवियर से सब परेशान थे। सब ने उसे अलग अलग बात करने की कोशिश की, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इन सब के बीच देवकी जी, अजय, नमन और बाकी सब उसे रेहान के खिलाफ भड़का रहे थे, जिसका उस पर पूरा असर हो रहा था। अब वो अक्सर रेहान के कामों में कमियां निकालने की कोशिश करता, उलझ जाता। धीरे धीरे रेहान ने खुद को कंपनी से अलग रखना शुरू कर दिया। इधर आरजू भी परेशान थी। जब सब करने के बाद भी कोई असर ना हुआ तो उसने एक फैसला लिया। पापा, वो मैंने कोर्स के लिए अप्लाई किया था और मेरा सिलेक्शन हो गया है। पापा, मैं ये कोर्स करना चाहती हूँ, प्लीज पापा, मना मत करिएगा। अरे बच्चे, हमने तो आपको कभी किसी बात के लिए मना नहीं किया, और फिर पढ़ाई है तो जरूरी है। अगर आप कोई नई चीज सीखना चाहते हो तो हम कभी मना नहीं करेंगे। ये बात आप भी अच्छे से जानते हो। कब से शुरू हो रही हैं क्लासें? अगले हफ्ते से। अरे तो अच्छी बात है ना। पापा, इसके लिए मुझे मुझे इसके लिए अमेरिका जाना होगा। उसकी बात सुनकर सब शॉक्ड रह गए, लेकिन हालातों को देखते हुए मिस्टर मित्तल ने दिल पर पत्थर रखकर उसे इजाजत दे दी। रेहान अपने फ्लैट में था जब आरजू ने उसे सारी बात बताई। वो उससे लिपट कर रोने लगा। आरजू की आंखों में भी आंसू थे। जान, तुम भी मुझे अकेला छोड़ दोगी? पहले माँ चली गई, फिर पापा ने भी खुद से दूर भेज दिया। एक दोस्त है, उसे मैं दुश्मन लगता हूँ। अब तुम भी। प्लीज मत जाओ ना, मैं नहीं रह पाऊंगा अकेला। अब और नहीं सह पाऊंगा, बिखर जाऊंगा। प्लीज मुझे थाम लो,
मुझे थाम लो प्लीज, रेहान रोते हुए कहे जा रहा था। आरजू ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मैं आपसे अलग हो सकती हूँ क्या? मैं तो आपकी सांसों में हूं ना, आपके दिल की धड़कन। तो मैं आपसे अलग कैसे हो सकती हूँ? और आप भी मुझसे दूर कैसे हो सकते हैं? अगर धड़कन के बिना दिल नहीं होता तो ये दिल के बिना धड़कन भी नहीं हो सकती। और वैसे भी बस कुछ दिनों की बात है, जैसे ही ये सब कुछ खत्म होगा मैं वापस आ जाऊंगी, उसके कानों के पास जाकर प्यार से, आपके पास। तब तक आपको एक बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट काम करना है। मेरे जो बुद्धू राम है ना, मेरा मतलब मेरे वो, उनसे कहिएगा कि बारात तैयार रखे। अब की बार जब मैं यहाँ इस घर में आऊंगी तो आरजू मित्तल नहीं, बल्कि मिसेस आरजू रेहान शर्मा बनकर। समझे आप? जी ठीक है, मैं आपका पैगाम उन तक पहुंचा दूंगा। और कोई हुक्म इस नाचीज के लिए? जी बिल्कुल, एक खास जिम्मेदारी, दोनों पापा का, भाई का, और हाँ, उसके गालों पर किस करते हुए हमारे उनका ख्याल रखिएगा। बोलते हुए आरजू थोड़ी इमोशनल हो जाती है। जी ठीक है, मैं ये सब करूंगा, लेकिन उससे पहले एक खास काम जो आपके उन्होंने हमें कहा था। ये कहकर रेहान उसके करीब आता है और उसके माथे पर, आंखों पर, गालों पर, चिन पर किस करता है और फिर वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों केक काटते हैं, क्योंकि आरजू के जाने के अगले दिन रेहान का बर्थडे रहता है, तो वो दोनों उसके जाने से पहले एक साथ उसे सेलिब्रेट करते हैं और साथ में ढेर सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। हालांकि वहां से जाना आरजू के लिए भी बिल्कुल आसान नहीं था। वो पहली बार कहीं अकेले जा रही थी, वो भी इतने दिनों के लिए। तो सब काफी इमोशनल हो रहे थे, खासकर आरव और रेहान। उन्हें तो उसके बिना जीने की आदत ही नहीं थी, लेकिन फिर सब मजबूर थे, इसीलिए सबने खुद को और एक दूसरे को समझाया। अगले दिन रेहान का बर्थडे था। वैसे तो आरजू की कमी सबको खल रही थी, लेकिन सब शाम की पार्टी की तैयारी में लगे थे। आज रेहान पूरे 21 साल का हो गया था और उसके नाना की वसीयत के मुताबिक आज उसे उनकी प्रॉपर्टी मिलने वाली थी, इसीलिए एक बड़ी सी पार्टी रखी गई थी। पार्टी में सब टाइम से पहुंच गए। इस पार्टी में शहर के सारे जाने माने लोग आए थे। थोड़ी देर में वकील साहब भी पहुंच गए और उन्होंने रेहान को वसीयत के पेपर्स दे दिए। रेहान ने पहले मिस्टर शर्मा को देखा, उनका इशारा मिलने के बाद उसने उन पेपर्स पे साइन कर दिया। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर रेहान, अब आप मिस्टर नारायण दीक्षित की संपत्ति के कानूनन मालिक बन गए। आशा करता हूं कि आप अपने नाना जी के सपनों को, उनकी मेहनत से जमा की गई संपत्ति और इस कंपनी पे अपने अधिकारों को और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इतना कहकर वकील रेहान, मिस्टर शर्मा और मिस्टर मित्तल से हाथ मिलाकर वहां से चले गए और सब बारी बारी आकर रेहान को बधाई देने लगे। अचानक किसी ने हवा में फायर किया, जिससे सब सहम गए और चारों ओर अफरा तफरी मच गई। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक और फायर हुआ और जो जहां था वहीं रुक गया। करीब 6-7 लोग, जिन्होंने सूट पहन रखे थे और मास्क लगाया हुआ था, क्योंकि ये पार्टी की थीम थी, सामने आए और उन्होंने सबको गन पॉइंट पर लेकर सबको एक तरफ इकट्ठा किया। रेहान और आरव उन पर टूट पड़े और उन्हें मारने लगे, लेकिन वो दो थे और गुंडे ज्यादा। उनमें से एक ने मिस्टर मित्तल और एक ने मिस्टर शर्मा, एक ने आरव और एक ने, जो देखने में सबसे ज्यादा ताकतवर लग रहा था, अजय के गर्दन को अपनी कोहनी से दबाते हुए देवकी जी को गन पॉइंट पर ले लिया। गेस्ट में से एक ने पुलिस को फोन करना चाहा, लेकिन उससे पहले उन गुंडों ने उससे फोन छीन लिया और उसे तोड़ दिया। फिर उन्होंने बाकी सबसे भी फोन छीन लिया। उनमें से एक सामने आया और रेहान के चेहरे पर मारते हुए बोला, क्यों मिस्टर रेहान, कैसा लग रहा है इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक बनकर? कौन हो तुम और क्या चाहते हो? देखो मेरी फैमिली को छोड़ दो वरना, रेहान ने धमकाते हुए कहा। तभी उनमें से एक ने मिस्टर शर्मा को बंदूक की बट से मारा, जिससे वो बेहोश हो गए। नहीं प्लीज, उन्हें उन्हें कुछ मत करना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा, सब करूंगा, लेकिन प्लीज उनको छोड़ दो। छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। क्या क्या करना होगा मुझे? ज्यादा नहीं, बस इन पेपर्स पे साइन। कहते हुए दूसरे बदमाश ने टेबल पर एक पेपर रखा। क्या लिखा इन पेपर्स में?
रिहान अब भी हैरान था। ज्यादा नहीं, बस इतना कि तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपना सब कुछ हमारे बॉस के नाम कर रहे हो, फिर चाहे वो नारायण दीक्षित से मिली प्रॉपर्टी हो या फिर तुम्हारे बाप की। आज के बाद तुम्हारा सब कुछ बॉस का होगा। इतना कहकर वो बदमाश कमीनेपन से हंसने लगा। मिस्टर मित्तल, नहीं रिहान, तुम ऐसा नहीं करोगे। ये तुम्हारी माँ और तुम्हारे नाना जी की आखिरी निशानी है, तुम इसे गलत हाथों में नहीं जाने दोगे। देवकी जी, भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं रेहान, ये बाबा की निशानी है, इसे गलत हाथों में नहीं होना चाहिए। तभी उस बदमाश ने मिस्टर मित्तल को एक तमाचा मारा जिससे आरव बौखला गया। बस बहुत हुआ। देख रेहान, पहले भी तूने मुझसे बहुत कुछ छीना है। तेरी वजह से मेरी आरज़ू हम सबसे दूर चली गई, लेकिन अब बस। अब अगर तेरी वजह से मेरे पापा को कुछ हुआ तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रेहान बाकी सबकी सुरक्षा के लिए उन पेपर्स पर साइन कर देता है, लेकिन वो लोग इतने से भी नहीं मानते और रेहान को बुरी तरह मारते हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन सुबह सारे लोग शर्मा हाउस में सर झुकाए बैठे हैं। मिस्टर शर्मा और रेहान वहीं अपनी चोटों पर बैंडेज लगाए बैठे हैं। डॉक्टर्स उनको चेक कर रहे हैं। उन्हें अच्छे से चेक करने के बाद वो कुछ दवाइयां लिखते हैं और उन्हें रेस्ट करने और टेंशन ना लेने के लिए बोलकर चले जाते हैं। रेहान अपने पापा का हाथ पकड़ता है और सुबकते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए पापा, मेरे होते हुए भी उन लोगों ने आप पर हाथ उठाया। मेरी वजह से आप और मैं कुछ नहीं कर पाया। अरे नहीं मेरे बच्चे, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बल्कि आपने तो हम सबको बचाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। गलती तो मेरी है, मुझे ज्यादा सावधान रहना चाहिए था और सिक्योरिटी भी टाइट रखनी चाहिए थी। मेरी गलती की वजह से मैं आपके नाना जी और आपकी माँ को दिया हुआ वचन नहीं निभा पाया। वो मुझे कभी माफ नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं। नहीं पापा, आप ये सब मत सोचिए, बल्कि आपने तो अपना किया हर वादा निभाया है। कभी तो मुझ में थी, तभी तो। बिल्कुल सही कहा तुमने। अचानक से एक भारी आवाज आई और सब उस ओर देखने लगे। एक लंबा चौड़ा आदमी जिसने काले रंग का सूट पहना हुआ था, बड़ी बड़ी मूछें और आंखों पर काला चश्मा, पीछे हाथों में बंदूक लिए गार्ड्स, बिल्कुल रोबीला अंदाज। कमी तो तुम में ही थी जो तुम इतनी बड़ी संपत्ति 24 घंटे भी नहीं संभाल पाए, और मेरा बाप, उसने ना जाने क्या सोचकर तुम जैसे को अपनी संपत्ति का वारिस बना दिया। रेहान और आरव अब भी उस इंसान जैसे जीप को देख रहे थे, या यूं कहिए कि घूर रहे थे, और मिस्टर शर्मा और मिस्टर मित्तल एक अनजाने डर से एक दूसरे को देख रहे थे। तभी देवकी जी ने उन्हें हक किया और बड़े प्यार से उनका वेलकम किया। फिर अजय से इंट्रोड्यूस किया। तब जाकर उन्हें समझ आया कि वो रेहान के मामा हैं, शंकर दीक्षित। बाकी सबने भी उन्हें प्रणाम किया। मिस्टर शर्मा, आप यहाँ क्या करने आए हैं? देखिए, बाबा ने आपको अपनी और हम सबकी जिंदगी से बाहर किया था, और मैं आज भी उनकी हर बात का मान रखता हूँ। इसीलिए बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाइए। शंकर अच्छा मजाक कर लेते हैं जीजा जी, लेकिन अब आप मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते। हाँ, मैं चाहूँ तो आपको और आपके चाहने वालों को यहाँ से अभी बाहर फेंकवा सकता हूँ। मिस्टर शर्मा, देखिए भाई साहब, तमीज से बात करिए। शंकर तमीज तमीज और औकात तो मैं बताऊंगा तुम लोगों की। वकील बाबू, जरा इन्हें इनकी औकात तो बताइए। वकील, आरएनजे ग्रुप साल 1998 में शुरू हुई, जिसमें 4 पार्टनर थे, हरी शर्मा, रेवती शर्मा, रमेश मित्तल और जानकी मित्तल। उस समय उन चारों के पास 25% शेयर्स थे। फिर चूंकि रेहान शर्मा के जन्म के साथ ही रेवती बहन की दुर्घटना में मौत हो गई, इसलिए उनके सारे शेयर्स और हरी सर के 5% शेयर्स, यानी कुल 30% शेयर्स रेहान बाबा को मिले। फिर देवकी बहन को शादी के बाद और अजय बाबा को भी 5-5% शेयर मिले।
उधर आरव बाबा को और उनके माता पिता की तरफ से 5-5% यानी कुल 10% शेयर्स मिले और आरजू दीदी को भी उतने ही शेयर्स मिले। यानी अब रमेश सर के पास 15%, जानकी बहन के पास 15%, आरव बाबा और आरजू बहन के पास 10-10%, हरी सर के पास कुल 10%, देवकी बहन के पास 5%, अजय बाबा के पास 5% और रेहान बाबा के पास सबसे ज्यादा 30% शेयर्स थे। फिर जानकी बहन की मौत के बाद आरव बाबा के पास 15% और आरजू दीदी के पास 20% शेयर्स मिले, लेकिन फिर भी रेहान बाबा के पास सबसे ज्यादा शेयर्स थे, जिसे उन्होंने कल रात हमारे छोटे साहब के नाम कर दिया। इसके अलावा अपने नाना जी से मिली संपत्ति भी उन्होंने छोटे साहब के नाम कर दी, शंकर। और इस हिसाब से मिस्टर नारायण दीक्षित की सारी संपत्ति और आरएनजे ग्रुप का नया मालिक मेरा बेटा नमन शंकर दीक्षित है। उनके ऐसा कहते ही दरवाजे से नमन ब्लैक सूट में एंटर करता है और सब उसे देखने लगते हैं। वो आता है और पहले अपने पिता शंकर और फिर अपनी बुआ देवकी जी को प्रणाम करता है और फिर फुल एटीट्यूड में बोलता है, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तुम दोनों को याद है, तुम दोनों हमेशा मुझसे कहते थे कि मुझे पढ़ाई को लेकर सीरियस होना चाहिए वरना मुझे कहीं जॉब नहीं मिलेगी, और मैं हमेशा कहा करता था कि अगर कहीं जॉब ना मिली तो तुम दोनों मुझे रख लेना, मेरा ख्याल रख लेना। मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों मुझसे इतना प्यार करते हो कि अपनी कंपनी मेरे नाम कर दोगे। तुम दोनों को क्या